Assalamu alaikum. Now today we have discussed a topic about gastritis. Before going to in detail, at the end of this presentation, the learner will be able to. अभी आज की presentation में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो इसके overview at the end of the presentation, learner will be able to define gastritis. Gastritis क्या है? Discuss the type of gastritis. Discuss the type of gastritis. What are the causes of gastritis? What are the signs symptoms of gastritis? Discuss the prevention and treatment of gastritis. What are the nursing diagnosis and intervention for gastritis? तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि gastritis क्या है. Actually, a gastritis is the inflammation, irritation, और इरोजन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा. ये हमारी स्टमक म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन या कोई दरार म्यूकोसा मेम्ब्रेन में जब आ जाती है या कोई स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं. इन्फ्लेमेशन ऑफ द होल स्टमक, अगर हमारी होल जिसमें होल स्टमक में हमारे पंडस, स्टमक पार्ट एंड पाइलोरस पार्ट. स्टमक के हमारे तीन पार्ट होते हैं. पंडस जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द एंड ऑफ द इसोफिगस एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टमक, इसको हम फंडस कहते हैं. मिड पार्ट को हम स्टमक कहते हैं एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक इज पाइलोरस, जहाँ पे पाइलोरस पेंट्रस होता है. तो ये अभी कह रहे हैं कि अगर होल स्टमक इन्फ्लेमेशन हो तो इसको पेनक गैस्ट्राइटिस कहते हैं. अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्टमक हो तो इसको हम इंटर्न गैस्ट्राइटिस कहते हैं. स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि इसोफिगस के बिल्कुल इन पॉइंट पे यहाँ पे स्प्रेंटर है. ठीक है, इस पार्ट को हम पंडस कहते हैं. ठीक है, होल स्टमक ये पार्ट जो है ये हमारा पंडस है. मिड पोर्शन ऑफ द स्टमक इज स्टमक पार्ट हम इसको कहते हैं. And behind the stomach part there is initial starting point from the sphincter, इसको हम स्प्रेंटिक पॉइंट कहते हैं. फिर यहाँ से हमारे ड्यूडिनम, जीजिनम और ये पार्ट शुरू होते हैं. ठीक है, अच्छा, ये तो हमने गैस्ट्राइटिस के बारे में पढ़ा, इसकी स्पेसिफिक पॉइंट्स हमने पढ़ी. अभी हम आगे जाएंगे कि इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं. Types of gastritis. Gastritis can broadly be divided into acute gastritis, chronic gastritis. अच्छा, ये अभी acute and chronic. Acute means suddenly, अभी अभी हो अगर gastritis हुआ है, और chronic जो पहले से हो. तो मैंने तो ऑलरेडी स्टार्ट लिया हुआ है, तो आप लोग भी देख लें. टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस ओवरव्यू आप लोग सिर्फ देख लें, फिर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ. गैस्ट्राइटिस ये हमारा आज का प्रेजेंटेशन है, तो इसमें हम गैस्ट्राइटिस किसी कहते हैं, डिस्कस गैस्ट्राइटिस, काजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस, साइन सिम्टम ऑफ गैस्ट्राइटिस, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. अच्छा, लास्ट में फिर हम इसका ये भी बताएंगे कि इसका हम नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे और इसको हम कैसे इसकी हम कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो गैस्ट्राइटिस आप लोग सिर्फ वैसे देख ले. गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, इरोजन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा. आप लोगों को एनाटॉमी में हमने बहुत ही डिटेल में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जब मैं स्टार्ट कर रहा था उसमें मैंने बताया था कि स्टमक की तीन पार्ट होते हैं. फंडस, मिडल पार्ट ऑफ द स्टमक इज स्टमक एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्प्लेंटर, जहाँ पे पाइलोरिक स्प्लेंटर होती है. ठीक है, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वायरीज होती हैं वो आप लोग नोट डाउन कर दें और लास्ट में इंशाल्लाह फिर 5 मिनट हमारी क्वायरीज के लिए होंगे. ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के होंगे वो सिर्फ आप नोट करते जाए अपने पास. अपने माइक लेकिन स्लाइड नहीं देख रहे, नजर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, शो नहीं हो रहा है. नो सर शो नहीं हो रहा है. ओके ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट. विंडो अभी आ रहा है.
आ रहा है ना यहाँ पे, तो मुझे शोर है कि आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वारीज हैं, वो काइंडली आप लास्ट में 5 मिनट, हम 5-10 मिनट इसके लिए निकालेंगे, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गेस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन एरोजन ऑफ द स्टमक म्यूकोसा। मैंने आपको बता दिया कि स्टमक की 3 पार्ट होते हैं। फंडस, मिडल पार्ट ऑफ द स्टमक इज स्टमक, एंड द लार्ज इज पाइलोरिक स्प्लेंटर। इम्प्लीमेशन, अब अभी ये पार्ट की बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इम्प्लीमेशन ऑफ द होल स्टमक, अगर होल स्टमक इसने इन्वॉल्व किया है, इम्प्लीमेशन हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेनाग्रिस्टाइटिस। एंड इम्प्लीमेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टमक, अगर कोई स्पेसिफिक एक हिस्सा अगर इसका इम्प्लेम्ड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटाइल गेस्टाइटिस। ठीक है, तो फिर हमने ये इसकी डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये इसका लेज मैंने पहले भी आप लोगों को वो टॉपिक बहुत ही डिटेल में बताया था। लोअर इसोफिगल, ये रही लोअर इसोफिगल स्प्रेंटर और ये पाइलोरिक स्प्रेंटर। ठीक है, ये नीचे ड्यूडिनम की तरफ जाता है और ये इसोफिगस से स्टमक की तरफ आता है। ठीक, तो यहाँ पे ये यहाँ पे जितने भी हमारे पार्ट है, इस पार्ट को, ये वाली एरिया को, ये जो मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, ये वाले पार्ट को हम पंडस कहते हैं। यहाँ से यहाँ इस वाली पार्ट को हम स्टमक कहते हैं। ठीक है, और ये वाली पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा कौन सा है, पाइलोरिक स्प्रेंटर है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ गेस्ट्राइटिस। थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करो। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पंडस एरिया सर, पंडस एरिया यहाँ से, पंडस एरिया। यहाँ से नीचे, ये देखें, यहाँ से लेके ऐसे, ये पंडस एरिया है, ऐसे ये वाली। ओके सर। ठीक है, और यहाँ से नीचे यहाँ तक ये जो है स्टमक पार्ट है। ये देखिए, ये ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है, लेकिन ये पंडस मैंने एनाटॉमिकल हो आपको बता दिया। यहाँ पे अल्सर वाला मैंने उठाया है, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक है गेस्ट्राइटिस ना। तो अभी गेस्ट्राइटिस एक्चुअली है क्या, कि गेस्ट्राइटिस हमारी इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसल मेम्ब्रेन है। तो हमारे स्टमक के अंदर जितनी भी ये लेयर्स, मसल्स, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, ये स्पेसिफिकली हम म्यूकोसल लेयर की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हम आगे जाके पेप्टिक अल्सर और भी हमारी जितनी भी बीमारी है गैस्ट्रिक की, वो सारी हम पढ़ेंगे। तो वो हमारे स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआई की जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन है, उससे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ गेस्ट्राइटिस। गेस्ट्राइटिस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू एक्यूट गेस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गेस्ट्राइटिस। ठीक है, ये गेस्ट्राइटिस हम 2 हिस्सों में इसको तकसीम करते हैं। एक्यूट यानी कि सडनली, अचानक, रिसेंटली, और क्रोनिक यानी कि पुरानी, ग्रेजुअली, यानी कि पहले से हुआ हो और अभी से सडनली इन द सेंस कि 24 आवर में, एक दिन में अभी हुआ है, इसको हम एक्यूट कहते हैं। और क्रोनिक जो तकरीबन काफ़ी दिनों से चला आ रहा हो। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक्यूट गेस्ट्राइटिस इज अ सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीनिंग ऑफ द स्टमक। तो लीनिंग ऑफ द स्टमक हमारा कौन सा हमने बता दिए। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फैसल, लीनिंग ऑफ द स्टमक क्या है? जी सर, सर ये इन्फ्लेमेशन है स्टमक म्यूकोजल मेम्ब्रेन है। गुड, ये डिवाइड होता है एक्यूट और क्रॉनिक में। ग्रेट, एक्यूट जो है ना, ये सडन इन्फ्लेमेशन है। गुड गुड। अच्छा, ये मुझे तनहा बताएं कि एक्यूट किसी कहते हैं? बिल्कुल अवेक रहें आप लोग, मैं किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो मुझे तनहा आप मुझे बताएं, एक्यूट एंड क्रोनिक में क्या डिफरेंस है? तलहा, आप मुझे सुन रहे हो? अच्छा, ये एक्यूट गेस्ट्राइटिस इज द सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ द। एक्यूट का हम आप डिफाइन करते हैं कि एक्यूट किसी कहते हैं
कि अचानक जो हमारे स्टमक की म्यूकोजल लेयर है इसकी इम्प्लेमेशन हो जाए, इसको हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं। ठीक है, ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन कोई मुझे बता सकते हैं कि ये होता क्यों है? फैसल। जी सर, ये सडन इन्फ्लेमेशन है। ये क्यों हो सकता है आपके ख्याल में? सर इन्फेक्शन हो रहे थे, ये तो ज्यादातर फूड की वजह से है ना, जो लो डाइट फूड है ना। उसकी वजह से भी हो सकता है। और हमारे जितनी भी एंजाइम है, स्पेशली HCl, हमारे स्टमक में कौन सी एंजाइम पाती है? HCl। तो HCl की अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे इसकी कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाए या कोई ओवर सिक्रीशन हो जाए, तो इसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, हमारी म्यूकोसल लेयर इफेक्ट हो सकता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस कैन बी डिवाइडेड इन, अभी एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है वो भी तीन टाइप में तकसीम होते हैं। एक्यूट सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस, एक्यूट एरोसिव गैस्ट्राइटिस, एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सरेशन। ठीक है, तो अभी हम एक एक पढ़ेंगे। अभी क्रोनिक के यहाँ पे इसने तीन चीज़ें बताई थी। सुपरफिशियल यानी कि ऊपर वाले हिस्से, एरोसिव यानी कि अगर कोई दरार, कोई कटाव वाली एरिया, यानी कि ये हम ये कह सकते हैं कि कोई ओवर सिक्रीशन, आप क्या कहते हैं, HCl, क्योंकि हमारे स्टमक में सारी वही होती है। एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सरेशन, अल्सरेशन का ऊपर मैंने यहाँ पे एक ये आप लोगों को डायग्राम में डाल दिए। अल्सरेशन एक्सपर्ट सा बन जाता है यही। ठीक है, अच्छा। Chronic, it is the inflammation of the lining of the stomach that occur gradually and persistent for a long time. अभी एक्यूट और क्रोनिक में क्या डिफरेंसेस है? एक्यूट में वो सडनली आ जाता है, आ सकता है और सडनली जा भी सकता है, लेकिन क्रोनिक में ये वही लाइनिंग, वही हमारी मसल्स को डैमेज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत आराम तरीके से आता है और बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होता है। सम टाइम महीना भी लेता है, सम टाइम सालों भी लगते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि स्टमक का प्रॉब्लम कॉमन होते हैं ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस। अभी हम वो रीज़न भी डिस्कस कर लेंगे। ये भी तीन किस्म के होती है। एक तो ये है कि केमिकल इंड्यूस हम इसको कह सकते हैं कि हमारे स्टमक की जितनी भी HCl सिक्रीशन होता है, या तो वो ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली हमारी जो जितनी भी म्यूकोसा है स्टमक के अंदर, वो डैमेज कर रहे होते हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से आप इसको यूटिलाइज, ये बात आप लोगों ने कॉमन सुना होगा ना कि कम कम खाना खाया करें, लेकिन हर 2 घंटे के बाद खाया करें। इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि हमारे स्टमक अगर खाली हो जाए तो सिक्रीशन तो हो रहा होता है। नॉर्मली हमारे जितने भी हार्मोनल सिक्रीशन होते हैं, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं ना बाजार में, तो डिलीशियस डिशेस जब हम देखते हैं तो मुंह में पानी सा आ जाता है। तो इसी तरह हमारे स्टमक में भी सिक्रीशन हो रहा होता है। ठीक है, तो यही वजह है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिनिंग ऑफ द स्टमक दैट अकर ग्रेजुअली एंड परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैन बी डिवाइडेड, ये भी 3 हिस्सों में। टाइप 1 क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, यानी कि ये खुद ब खुद हो रहा होता है। नंबर 2 टाइप B क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, बैक्टीरिया इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। हमारे स्टमक में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? कोई मुझे बता सकता है? ये मैंने पिछले भी लेक्चर्स में बताया था, जो कॉमन टेस्ट भी हम लोग करते हैं। तलहा आप मुझे सुन रहे हो? गुड। आपका नाम क्या है? तनवीर जिहान। ओके, गुड, बिल्कुल। एच पाइलोरी। और ये टेस्ट भी हम ज़्यादातर करते हैं ना, कि किसी को अगर स्टमक का प्रॉब्लम होता है तो हम एच पाइलोरी करते हैं, बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बैक्टीरियम। ठीक है,
तो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। और टाइप सी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस केमिकल एंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, वही बात HCl की सिक्रीशन, पेप्सिन, ट्रैप्सिन, ये चीज़ों की अगर सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी इसका एटियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेफिनेटली हमारे स्टमक में हमने ऊपर बता दिए ऑलरेडी। बैक्टीरिया, प्लीज़ अपना वो माइक म्यूट कर दें। ठीक है। एटियोलॉजिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसमें डिस्प्रिन, ब्रोफीन, ये सारे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ठीक है। एटियोम्यून बाइल रिफ्लेक्सिस डिजीज, अगर बाइल डिजीज अगर हमारी कोई सिक्रीशन इरेगुलर हो रही हो, यानी कि कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से, फॉर एग्जांपल इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हम क्या होता है, हमारी बाइल सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है। स्ट्रेस, डेफिनेटली अगर स्ट्रेस हो तो हमारी हार्मोनल सिक्रीशन जो है वो इरेगुलर होगी। कोकेन, अल्कोहल एडिक्शन, रेडिएशंस एंड कीमोथेरेपी। ठीक है। अगर अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हो या कोई कर रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन को वो डैमेज कर रहा होगा और उसका irregular secretion of HCl and other hormones, so it can affect mucosal membrane. अच्छा, रेडिएशन इन कीमोथेरेपी, ये तो खैर सिर्फ म्यूकोसल के लिए डेंजरस नहीं है, ये हमारी बॉडी की बोन्स के लिए भी कीमोथेरेपी, जो रेडिएशन हम कहते हैं ना कि रेडिएशन खतरनाक है, तो ये इसी तरह हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन के लिए भी डेंजरस है। ठीक है। अच्छा, इसका साइंस, ये क्वेश्चन आप नोट कर ले प्लीज लास्ट में, क्योंकि अगर इसी तरह एक घंटे के बाद आता है और फिर बीच में हम लोग फिर टाइम लगेगा। ठीक है। तो आप लोगों का जो भी क्वायरीज है वो आप लोग नोट करते जाए, लास्ट में इंशाल्लाह हम 5 मिनट इसके लिए देंगे। ठीक है। क्योंकि लाइट्स का भी पता नहीं चलता, तो ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वायरीज हो, वो आप लोग लास्ट में भी पूछ सकते हैं। अगर उसमें नहीं हुआ तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, उसका मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। ठीक है। एब्डोमिनल पेन एंड बर्निंग ऑफ टेन, अभी साइन सिम्टम्स की तरफ हम आएंगे। एब्डोमिनल पेन एंड बर्निंग ऑफ टेन इज द अपर सेंटर ऑफ द एब्डोमिन का एपिगेस्टिक एरिया। ये आप लोगों ने रीजन्स पढ़े होंगे। अगर आप मुझसे ये पूछे कि एपिगेस्टिक एरिया कहाँ, कौन सी एरिया क्यों कहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि ये आप लोगों ने ऑलरेडी एनाटॉमी में पढ़ा है। ठीक है। इतना मैं आप लोगों को बताऊं कि द एंड पॉइंट ऑफ द स्टर्नम इज कॉल्ड एपिगेस्टिक रीजन। ठीक है। तो ये अभी साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि एब्डोमिनल पेन एंड बर्निंग, वही सिंपल सी है, ऑफ टेन इन द अपर सेंटर ऑफ द एब्डोमिन कॉल्ड एपिगेस्टिक एरिया, यानी कि अपर एरिया ऑफ द एब्डोमिन्स जो है वो एपिगेस्टिक एरिया में बर्निंग हो रही होती है। फ्लोटिंग मीन गैस का भरना। ठीक है। जितनी भी हमारे स्टमक में गैसेस भर जाते हैं। वेट लॉस क्यों होंगे? क्योंकि इसका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा हो, इसको प्रॉपर, इसका लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, एनोरेक्सिया जो हम कहते हैं ना, भूख का न लगना। ब्लेंचिंग, जो एक गैस सा उभर आता है। बाज आपने देखा होगा कि कोई स्पाइसी फूड अगर लोग खाएं, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, जितनी भी हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो डेफिनेटली फिर बर्निंग ज़्यादा होता है, स्पेशली एट नाइट। अगर आप अभी शहरी, आजकल आप लोग पराठा शहरी में जब खाएंगे तो सुबह में आपको एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही होती है। रीज़न क्या है? इसको ब्लेंचिंग कहते हैं कि हमारे स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होती है। जब एसिडिटी ज़्यादा होती है तो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो रहा होता है। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगती और ऐसी फीलिंग होती है जैसे वोमिट नहीं कर पाओगे लेकिन आपको आ रहा होता है कि मैं अभी वोमिट करने वाला हूँ। ठीक है। हेसिकेप्स, हिचकी, जो यानी कि ये साइन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, तो हेसिकेप्स, हिचकी भी लग जाते हैं। हिचकी क्यों लग जाते हैं? इसकी मल्टीपल रीजन। वैसे तो आइडियोपैथिक है, इसका कॉमन काज मालूम नहीं है, लेकिन जो रिसर्च कहता है, जो लोग कहते हैं और जो किताबें जो रीज़न बताते हैं, अभी अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो हेसिकेप्स क्यों आ जाते हैं गैस्ट्राइटिस में? क्योंकि वहाँ पे गैस,
गैसेस बन रहा होता है। फ्लोटिंग आपने पढ़ लिया ना, ब्लीचिंग भी आपने ऊपर पढ़ लिया, तो इसकी ये भी एक साइन हो सकता है, ठीक है, ऐसी किप्स की। एवरी गैस्ट्राइटिस कैन लीड टू लैब थ्रेटिंग सिम्टम्स इंक्लूड सीवियर चेस्ट पेन। ये लैब थ्रेटिंग भी बन सकता है अगर ये प्रॉपर ट्रीट ना किया गया तो। फीलिंग फेंट, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सुन हो जाता है। समटाइम शार्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है, गैस भर जाता है, तो डेफिनेटली हमारे डायफ्राम, हमारे हार्ट को इसको वो अंदर वाली गैसेस सप्रेस कर रहा होता है, यानी कि प्रेशर बिल्ड करता है, ठीक है। अच्छा, फिर सेवियर एब्डोमिनल पेन, बिल्कुल एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि हमारे जितनी भी ऑर्गन्स है, जितनी भी पार्ट्स है, वो सारे एब्डोमिन में ही है। अगर वहाँ पे प्रेशर बिल्ट अप होता है तो डेफिनेटली वो हमारा क्या करेगा, सारी ऑर्गन्स पे प्रेशर बिल्ट होगा, और जब प्रेशर बिल्ट होता है तो एब्डोमिन डिस्टेंक्शन हो जाता है। अब जब एब्डोमिन डिस्टेंक्ट हो जाता है तो क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है। सडन ऑनसेट ऑफ द ब्लडी स्टूल, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्लडी स्टूल क्यों होता है? या ब्लड में बी रेड, ब्लैक, टिर्ची इन नेचर, यानी कि वो इसको हम कह सकते हैं कि ब्लडी स्टूल क्यों होता है? क्योंकि अंदर हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। जब ये होता है, अगर ये ना हो तो रेडी भी हो सकता है। रेडी मीन अगर आपको अंदर खाना, ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वहाँ पे सिर्फ हमारी हार्मोनल सिक्रीशन होता है, तो जब वो क्या होगा, हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन को वो डैमेज करता है। जब डैमेज करता है तो डेफिनेटली वो अपने